नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हमें सी फांची और योहाई के बीच चल रही भीषण लड़ाई दिखाई जाती है। इस लड़ाई में योहाई ने अपनी ज़र्गकीट प्रजाति की विशेष तकनीकों का उपयोग किया, लेकिन सौभाग्य से सी फांची ने योहाई के हमलों को न सिर्फ झेल लिया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी ये तकनीकें तो बस मामूली चालें हैं। इसके बाद सी फांची और उसके साथियों ने योहाई पर जबरदस्त सम्मिलित हमला किया। इन एकजुट हमलों ने योहाई को पूरी तरह जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं पाया और बस चुपचाप मार खाने को मजबूर हो गया। अंततः सी फांची ने एक बार फिर योहाई के शरीर को तहस-नहस कर डाला। मगर अफसोस की बात यह थी कि योहाई का शरीर बहुत तेजी से पुनर्जीवित हो जाता था। जो शरीर अभी अभी नष्ट हुआ था वो फिर से जीवित होकर सामने आ गया। यहाँ पर योहाई को भी एहसास हो गया कि वह सी फांची और उसके साथियों को हराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उसने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, आत्मविस्फोट की विनाशकारी तकनीक। योहाई ने स्वयं को विस्फोट में झोंक दिया ताकि सी फांची और उसके साथी भी उसके साथ नष्ट हो जाएं। लेकिन विस्फोट से पहले ही सी फांची और उसके साथियों ने अपनी रक्षा तकनीकों का उपयोग करते हुए एक मजबूत कवच बना लिया ताकि यह विस्फोट फैल न सके और इस ग्रह पर मौजूद निर्दोष नागरिकों को कोई हानि न पहुंचे। इस प्रकार योहाई का आत्मविस्फोट केवल उसी पर असर डाला और अंत में वह केवल अपने ही विस्फोट से मारा गया। इसके बाद सी फांची ने लो फेंग को सूचना दी कि उन्होंने योहाई को मार गिराया है। यह समाचार पाकर फेंग ने अपने अगले मिशन को आगे बढ़ाया, जिसमें बाकी बचे हुए योहाई के सैनिकों का शिकार करना था। लो फेंग ने अपनी सेनाओं को इस कार्य में जुट जाने का आदेश दिया और उनकी सारी सेना पूरी निष्ठा से उनके आदेशों का पालन करने लगी। इसके बाद नवम सेना वाहिनी यानी 9th लीजन के सैनिक उस ग्रह पर उतरे। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे जिनकी मदद से वे यह पहचानने में सक्षम थे कि कौन से लोग योहाई की सेना के जासूस थे और कौन मासूम नागरिक। जैसे ही 9th लीजन के सैनिकों ने इन जासूसों की पहचान की, उन्होंने बिना समय गंवाए उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि 9th लीजन ने अपना कार्य बहुत ही कुशलता से पूरा किया। समझे ना? संक्षेप में कहें तो लो फेंग स्वयं भी उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने सभी को बताया कि योहाई असल में हरांग गैजर प्रजाति का एक जासूस था और वर्चुअल कंपनी ने ही योहाई को समाप्त करने का आदेश दिया था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वर्चुअल कंपनी ड्रीम यूनिवर्स के मासूम निवासियों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। उनका उद्देश्य सिर्फ दोषियों को दंड देना था और जो निर्दोष हैं, उन्हें न केवल जीवन जीने की अनुमति दी जाती है बल्कि वर्चुअल कंपनी उनके जीवन को मार्गदर्शन भी प्रदान करती है ताकि ग्रह पर कोई व्यवस्था बनी रहे और कोई उसकी देखभाल करता रहे। मगर ज्यादा समय नहीं बीता था कि लो फेंग और सी फैची ने एक बेहद शक्तिशाली आभा यानी पावरफुल ऑरा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। सी फैची ने तत्काल जांच की और पाया कि यह आभा गैजर नेस्ट्स की थी जो सीधे मानवों के क्षेत्र में घुस आई थी। यह देख लो फेंग चौंक उठे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गैजर नेस्ट्स इतनी हिम्मत करेंगे कि सीधे मानव क्षेत्र पर आक्रमण कर दें। गैजर के दलों ने भारी संख्या में लो फेंग और उनके सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। तभी लो फेंग को यीहो से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि उन्हें तुरंत इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। लो फेंग ने उस निर्देश को समझा और तुरंत बाकी साथियों के साथ अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर लिया ताकि वे उस ग्रह से भाग सकें। लेकिन भागने से पहले लो फेंग ने वहां मौजूद नागरिकों में से जितनों को बचा सकते थे उन्हें बचाने का प्रयास किया, मगर समय बहुत कम था, इसलिए वे सिर्फ कुछ ही निवासियों को बचा सके। इसके तुरंत बाद ज़र्ग जाति ने उस ग्रह पर जबरदस्त लेजर हमले शुरू कर दिए। सौभाग्य से लो फेंग पहले ही मेटियोरॉइड स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश कर चुके थे और सफलतापूर्वक ग्रह से निकल गए। लेकिन ज़र्ग की कीट प्रजाति द्वारा छोड़ा गया डैशर्ड हमला लो फेंग के यान से टकरा ही गया और इसके बाद पहले हुए ज़र्ग कीट विस्फोट के प्रभाव को दिखाया गया। और हैरानी की बात ये थी कि उस विस्फोट की तीव्रता एक सुपरनोवा विस्फोट के बराबर थी। इससे साफ जाहिर होता है कि ज़र्ग कीट प्रजाति के हमले कितने खतरनाक और विनाशकारी हो सकते हैं। सौभाग्यवश लो फेंग का मेटियोरॉइड अंतरिक्ष यान और उसके साथ मौजूद अन्य यान किसी तरह उस भयंकर विस्फोट से बच गए, लेकिन वे अभी भी उस जोरदार झटके की पूरी तरह से पकड़ से बाहर नहीं निकल पाए थे। ऐसे में लो फेंग ने तत्काल आदेश दिया कि सारे यान एक रक्षात्मक संरचना बनाएं ताकि वे एक दूसरे को शॉकवेव से बचा सकें।
लेकिन उस शॉकवेव की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि नवम वाहिनी यानी 9th लीजन के कई यानों को नुकसान हुआ और कुछ तो पूरी तरह नष्ट हो गए। फिर भी लो फेंग का यान और 9th लीजन के कुछ अन्य यान सुरक्षित रह गए। हाँ, कुछ का बलिदान जरूर हुआ, लेकिन बाकी यानों को बचाने के लिए एक और बार रक्षात्मक गठन बनाने का आदेश दिया गया। और इस सब के बीच वे अब भी ज़िर्ग की गैजर अटैक फोर्सेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि गैजर के हमलावर घोंसले अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसे में यीशो ने सुझाव दिया कि वे डार्क टेरिटरी यानी अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, जिससे ज़िर्ग कीटों से बचा जा सके। लेकिन सी फैची इस योजना से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर वे अंधेरे क्षेत्र में गए तो ज़िर्ग कीटों को और भी बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि आंधिक क्षेत्र में ज़िर्ग कीटों की गति कहीं ज्यादा तेज हो जाती है, जिसका मतलब था कि वे और भी आसानी से पीछा कर पाएंगे। यही सी फैची के मन में एक विचार आया, एक जोखिम भरा विचार। उन्होंने कहा कि वे सभी को अपने आंतरिक संसार यानी इंटरनल वर्ल्ड में ले जाएंगे और फिर खुद ही उन्हें वहां से बचाकर ले जाएंगे। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर सी फैची विफल होते तो उन सभी की किस्मत बेहद भयानक होती। लेकिन लो फेंग ने सी फैची पर विश्वास जताया और तभी गैजर सेना ने एक और भयंकर हमला किया, जिसकी ताकत एक बार फिर सुपरनोवा विस्फोट के समान थी। और वह हमला लो फेंग के यान से निकलने के बाद सौभाग्य से सी फैची ने तुरंत सभी को अपने आंतरिक संसार यानी इंटरनल वर्ल्ड में समेट लिया और फिर वहां से तेजी से निकल भागे। सारा गैजर जाति के पीछा करने से बचने के लिए उन्होंने डार्क टेरिटरी यानी अंधेरे क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसा कि सी फैची ने सोचा था वैसा ही हुआ। सारा गैजर जाति ने भी डार्क टेरिटरी में प्रवेश कर लिया और वहां उनकी गति और भी ज्यादा तेज हो गई। इसी दौरान सारा गैजर की रानी ने तत्काल अपने सैनिकों को निर्देशित किया कि वे सी फैची को रोकने के लिए एक बैरियर फील्ड यानी अवरोध क्षेत्र बना दें, ताकि सी फैची वहां से भाग न सके। अब सी फैची का असली प्लान यही था कि वे डार्क वर्ल्ड के अंदर अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करें और वहां से गायब हो जाएं। मगर सारा गैजर जाति के इस बैरियर के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। अब सी फैची के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना हथौड़ा हथियार निकाला। सी फैची, जो स्पेशल तकनीकों में निपुण थे, लगातार अपने हथौड़े से बैरियर को चोट पहुंचाने लगे ताकि वह ढह जाए। इसी समय सारा गैजर जाति ने अपना लेजर अटैक तैयार करना शुरू किया, जिसकी ताकत एक सुपरनोवा विस्फोट के समान थी और इसका लक्ष्य था सी फैची और उनका पूरा दल। अब सी फैची पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो इस बैरियर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वे लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन केवल छोटी दरारें ही बना पाए और अब उनके पास समय भी बहुत कम बचा था। तो उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उस छोटी सी दरार के रास्ते जो उन्होंने बैरियर में बनाई थी से लो फेंग और बाकी सभी को अपने आंतरिक संसार से बाहर निकाल दिया, ताकि वे कम से कम दूसरों को बचा सकें, भले ही खुद अकेले ही क्यों न फंस जाएं। जब सी फैची गेजर अटैक रेस की रक्षात्मक दीवार से बाहर नहीं निकल पाए तो वे उसी बैरियर के अंदर फंस गए और वहां उन पर गेजर रेस का संयुक्त हमला हुआ, जिसकी ताकत एक सुपरनोवा विस्फोट के बराबर थी। यह देखकर लो फेंग और बाकी सभी लोग बहुत चिंतित हो गए कि कहीं सी फैची इस हमले में मारे न गए हों। मगर दोस्तों, अचानक कुछ चमत्कारिक हुआ। एक डिफेंस फील्ड ने सी फैची को ढक लिया और उसी की वजह से वह इस महाविनाशकारी विस्फोट से बच गए। पता चला कि यह फर्स्ट फील्ड नामक रक्षात्मक शक्ति थी जो मास्टर 9 स्वॉर्ड्स के पास थी। दरअसल मास्टर 9 स्वॉर्ड्स अपनी वर्चुअल कंपनी की सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे लो फेंग और उनके दल को बचाने के लिए। और फिर तो क्या था, वर्चुअल कंपनी का काउंटर अटैक इतना शक्तिशाली था कि गेजर रेस की कई सेनाएं एक ही झटके में नष्ट हो गईं। लेकिन अफसोस, इसके बाद कहानी थोड़ी बदल जाती है। सोल लैंड, डुलियो और डालू डोंगहुआ सीरीज का एपिसोड 168 यहीं समाप्त होता है और अगली कहानी अगले सप्ताह आएगी। अगले भाग में हमें एक महायुद्ध की झलक मिलेगी, मानव जाति और गेजर रेस के बीच की जंग, जिसमें मास्टर 9 स्वॉर्ड्स और उनकी सेना के नेतृत्व में मानव जाति गेजर रेस से टकराएगी, जिन्होंने मानव सीमा में घुसपैठ कर ली है। संक्षेप में कहें तो इस युद्ध में मानव जाति जीत जाएगी, लेकिन दूसरी ओर पृथ्वी फिर से यान झो के खतरे में आ जाती है। इस बार यान झो की योजना है पृथ्वी पर उतरने और उसे अधिकार में लेने की, क्योंकि उसे इस ग्रह के पीछे छुपा एक महान रहस्य पता चल गया है।
यान झो इस रहस्य को हासिल करना चाहता है और उसके लिए उसे अपने पिता मास्टर शीहुओ से समर्थन भी मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि लो फेंग को आंधिंग रियल्म की ओर से धमकी मिलती है। इस बार धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि यान झो का एक विशालकाय अनुचर है, जिसे भेजा गया है मास्टर शीहुओ द्वारा ताकि लो फेंग पर दबाव डाला जा सके कि वह पृथ्वी को सौंप दे। लो फेंग अब मास्टर स्वॉर्ड सेंट से मदद मांगने की कोशिश करेंगे ताकि वे यान झो की इस नई धमकी से बच सकें। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या छिपा है जिसे यान झो पाना चाहता है, तो भाई उसके लिए हमें अगले स्पॉइलर कंटेस्ट तक इंतजार करना है।